देखिए सेक्शन 434 में मिसचीफ के बारे में देखा था। मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। अभी नेक्स्ट जो सेक्शन आता है 435, वो बात करता है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस with intent to cause damage to the amount of 100 in case of agriculture produce 10 rupees। यानी कि आप आग से या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बोलते हैं, यानी जो फट सकता है, जिससे आग लग सकती है, चोट पहुंच सकती है, ऐसे किसी सब्सटेंस से अगर आप मिसचीफ करोगे और ये मिसचीफ आप किसी को डैमेज करने के पर्पज से कर रहे हो और उस डैमेज की वैल्यू 100 रुपीज तक की हो सकती है, 100 रुपीज से ऊपर की भी हो सकती है। ठीक है, मतलब 100 रुपए तक का या उससे ऊपर का डैमेज करने के इंटेंशन से अगर आप मिसचीफ करते हो विद द हेल्प ऑफ फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, और अगर ये आग या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आप किसी के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डैमेज करने के लिए करते हो, तो उस केस में लिमिट 10 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा की है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा मिसचीफ करते हो तो आपको उसके लिए 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन मिल जाएगा। और ये 7 साल का इम्प्रिजनमेंट इसलिए दिया है क्योंकि फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज जब हो जाता है मिसचीफ के लिए, तो ऑफेंस थोड़ा सीरियस नेचर का बन जाता है, सजा 7 साल तक की मिल सकती है। प्लस फाइन लगा है यानी एडिशनल फाइन लगेगा, ऑप्शनल फाइन नहीं है। फिर आता है सेक्शन 436 मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस एटसेट्रा। देखिए इस सेक्शन में और पिछले सेक्शन में काफी कनेक्शन है। पिछला सेक्शन बात करता है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ये भी बात करता है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। लेकिन इसका पिछला जो सेक्शन था उसमें आप क्या कर रहे थे, किसी को डैमेज करने के इंटेंशन से मिसचीफ कर रहे थे, और वो डैमेज 100 रुपए का या उससे ज्यादा का हो सकता है। या किसी का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर आप डैमेज करने का इंटेंशन रखते हो, जिसमें डैमेज 10 रुपए से 100 रुपए, 10 रुपए से ज्यादा का हो सकता है, 10 रुपए तक का हो सकता है। बट इस सेक्शन में आप फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से मिसचीफ कर रहे हो, बट आपका जो इंटेंशन है वो अलग है। यहाँ पे आपका इंटेंशन है किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का, किसी घर को डिस्ट्रॉय करने का, किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का। कोई ऐसी बिल्डिंग जिसे या तो प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए यूज की जाती है या फिर एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग उसको यूज की जाती है। ह्यूमन ड्वेलिंग मतलब कि घर के पर्पज से, रहने के पर्पज से, या उस बिल्डिंग को किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी रखने के पर्पज से यूज की जाती है। कोई भी चीज उसमें रखी जाती है, उसकी कस्टडी के लिए उसको रखा जाता है। ऐसी बिल्डिंग को आप फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से मिसचीफ करने की कोशिश करते हो। तो उस केस में, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर अपराध है, आप एक बिल्डिंग में आग लगा रहे हो, आप तो मिसचीफ कर रहे हो, लेकिन उसका अंजाम क्या हो सकता है ये आप भी जानते हो कि अगर एक बिल्डिंग में आग लगेगी तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। पनिशमेंट इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फिर 10 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। और चीज ये होती है कि यहाँ पे अगर आपने उस बिल्डिंग में आग लगाई और उस बिल्डिंग में आग लगाने से अगर उस बिल्डिंग के अंदर किसी की मृत्यु हो गई, तो मर्डर का जो चार्ज लगता है आपके ऊपर वो तो लगेगा ही, साथ में ये सेक्शन 436 भी लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले हमारे शहर में ये घटना हो चुकी है। एक इंसान ने किसी से बदला लेने के लिए उसकी मल्टी में ही आग लगा दी थी, यानी जिस टाउनशिप की मल्टी में वो रहता था उसमें आग लगा दी थी। अब उस टाउनशिप में उसने आग लगाई, पूरी मल्टी जल चुकी थी नीचे से ऊपर तक की, और उसके अंदर कम से कम 10 लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो वहां पे उसने तो खैर मिसचीफ ही किया था एक तरह से, क्योंकि उसका इंटेंशन था कि मैं इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये उसने किया विद द हेल्प ऑफ फायर, उसने किया। तो 436 के इंग्रेडिएंट तो वहां सेटिस्फाई हो चुके थे, क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी वो एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग यूज की जा रही थी। बट क्योंकि लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, अंदर लोगों की डेथ हो चुकी थी, तो मर्डर का चार्ज भी ऑटोमेटिकली उस पर लग गया। ठीक है, चलिए अब आइए सेक्शन 437। Section 437 talks about mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of 20 tons burden। यहाँ पे आप मिसचीफ कर रहे हो एक वेसल के साथ। वेसल का मतलब होता है
समुद्र में चलने वाला कोई भी यान, कोई भी जहाज। डेक्ड का मतलब उसके अंदर लोग बैठे हों, और या फिर वो 20 टन का वजन लेके जा रहा हो। मतलब या तो लोग बैठे हो अंदर, या लोग नहीं भी हो तो एटलीस्ट उसमें 20 टन का बर्डन हो। 20 टन का बर्डन मतलब कि 20 टन सामान उसके अंदर रखा हो। मतलब इन टोटल ये बात कर रहे हैं एक लोडेड वेसल की, चाहे वो लोगों से लोडेड हो चाहे वो सामान से लोडेड हो। अगर, और ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन का, दैट द वेसल मस्ट बी अ डेक्ड वेसल और अ वेसल ऑफ बर्डन 20 tons or upward. And the intention behind this section is to punish the mischief committed on vessel which are likely to carry passengers. कोई ऐसे वेसल्स पे मिस्चीफ ना करे जो पैसेंजर्स को कैरी करके जा रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा मिस्चीफ आप करते हो तो उसका अंजाम बुरा हो सकता है। इसलिए इम्प्रिजनमेंट की जब बात करेंगे तो 10 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन यहाँ पे लगा हुआ है। सेक्शन 438 पे आओ। Punishment for mischief described in section 437 committed by fire or explosive substance. ये जो आपने section 437 पढ़ा, mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel, आप इसमें अगर mischief करते हो किसी जहाज के अंदर, तो यहाँ पे सेक्शन 437 में ये बता नहीं रहे कि मिस्चीफ किस चीज से कर रहे हो, किसी भी चीज से कर सकते हो। बट अगर सेक्शन 437 का मिस्चीफ आपने फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से किया तो आप पे सेक्शन 438 लग जाएगा। मतलब जहाज में मिस्चीफ आप आग से या किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से कर रहे हो तो उसमें सेक्शन 438 लग जाएगा। और जहां भी आग का इस्तेमाल हो जाता है वहां पे आपका जो ऑफेंस है वो एक एग्रावेटेड फॉर्म का बन जाता है, तो उसकी पनिशमेंट बढ़ चुकी है। आप देखिए 10 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन था आपके पास 437 में, यहाँ पे 10 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन तो है, साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, जस्ट बिकॉज आपने फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज किया। एंड हायर पेनल्टी क्यों? बिकॉज ऑफ द डेंजरस नेचर्स ऑफ द मीन्स यूज्ड। जो तरीका आपने यूज किया है वो एक डेंजरस तरीका होता है, इसलिए सजा आपको ज्यादा मिलेगी। फिर आता है सेक्शन 439, दैट इज पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अग्राउंड और अशोर विद इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट एटसेट्रा। देखो इसमें दो वर्ड यूज हुए, अग्राउंड और अशोर। इसका मतलब क्या होता है, आप सेक्शन 439 की वर्डिंग्स को अगर रीड करोगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कोई जहाज वगैरह हो, वेसल वगैरह, तो उसको आप जानबूझ के किनारे पे चढ़ा देते हो। किनारे पे चढ़ा देते हो यानी कि जहाज का काम होता है पानी में चलना और अपनी मंजिल तक जाना, जहां भी उसको जाना हो, डेस्टिनेशन तक जाना। आप कुछ ऐसा करते हो, आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो जिससे कि वो जहाज को आप चलने नहीं दे रहे हो, उल्टा उसको आपने किसी किनारे पे खड़ा कर दिया या फिर किसी जमीन पे खड़ा कर दिया पानी से बाहर निकाल के। और ऐसा आपने क्यों किया? ताकि उस जहाज के अंदर जो लोग हैं आप उनसे चोरी कर सको, या फिर उस जहाज के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को चोरी कर सको, या उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो रखी हो उसको आप डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर सको। ठीक है, इन्होंने थेफ्ट वर्ड यूज किया है लेकिन इसमें सब आ जाएगा, चाहे आपका इंटेंशन उस जहाज को खड़ा करके उसका सामान चोरी करने का हो, या उसके अंदर की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करने का हो। ठीक है, या फिर इस इंटेंशन से कि आप चोरी करोगे या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करोगे। इन टोटल इस चीज को पायरेसी कहा जाता है। आपने देखा होगा पायरेट्स वगैरह जहाज वहाज लूट लेते थे, जहाज को साइड में खड़ा करके, जैसे प्लेन को हाईजैक करते हैं ऐसे जहाज को पायरेट लोग आके कब्जा कर लेते थे। पायरेट वर्ड तो सुना ही होगा। तो ये सेक्शन उसी टाइप की चीज है। इसमें भी आपको इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 साल तक का मिल सकता है, साथ में फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। देन कम सेक्शन 440, mischief committed after preparation made for causing death or hurt. अब यहाँ पे देखिए आखिरी सेक्शन है ये, और इसमें क्या होता है कि आप मिसचीफ तो कर रहे हो बट मिसचीफ करने के पहले आपने मिसचीफ करने की प्रिपरेशन कर ली है। मतलब ये वाला मिसचीफ आपने प्रिपरेशन के बाद किया, और प्रिपरेशन किस चीज की करी कि जान ले लूंगा मैं उस इंसान की या हर्ट कर दूंगा उस इंसान को। जिसके साथ मिसचीफ कर रहे हो उसकी जान लेने का प्रिपरेशन आप पहले से ही करके आए थे, उसको हर्ट करने का प्रिपरेशन आप पहले से ही करके आए थे। इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या बनते हैं? सबसे पहला इंग्रेडिएंट, इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज
रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू द पर्सन, ये वाला इंग्रेडिएंट तो सिंपल सी बात है मिसचीफ का इंग्रेडिएंट है, कि आप किसी पर्सन को या पब्लिक को रॉन्गफुल लॉस करना चाहते हो, डैमेज करना चाहते हो, ऐसे इंटेंशन से आप कुछ एक्ट करते हो जिसको हम मिसचीफ कहते हैं। आप इसको करने के लिए किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कर देते हो या किसी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हो जिसके कारण उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। ये भी मिसचीफ का ही इंग्रेडिएंट है, कि जिस चीज का आप नुकसान करने आए हो, पब्लिक का या पर्सन का, जिसको भी आप रॉन्गफुल लॉस करने आए हो, आप उसकी किसी प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्शन करोगे ना। और तीसरा, जो डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, वो डिस्ट्रक्शन इस तरह के होना चाहिए जो उस प्रॉपर्टी को या तो डिस्ट्रॉय कर दे, या उसकी वैल्यू को डिमिनिश कर दे, या उसकी यूटिलिटी को कम कर दे, या इन टोटल जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी है वो उसको इंजूरियसली अफेक्ट करे। सिंपल सी बात है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई इंसान आके उस प्रॉपर्टी में मिसचीफ करता है और आप उसके मिसचीफ के कारण आपकी जो वो प्रॉपर्टी थी उसका जो यूज आप करते थे उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। मतलब कि जो यूज आप करते थे अब आप वो यूज नहीं कर पाओगे, तो आपके साथ मिसचीफ हो गया, क्योंकि उसने आपको रॉन्गफुल लॉस पहुंचा दिया, आपकी प्रॉपर्टी में डैमेज करके आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश कर दी, उसकी यूटिलिटी कम कर दी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये मिसचीफ हुआ है आपके साथ। बट यहाँ पे मिसचीफ की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब वो व्यक्ति आपके साथ मिसचीफ करने आ रहा था तो वो पहले से ही इस चीज की प्रिपरेशन करके आया था कि अगर आपने उसको रोकने टोकने की कोशिश की तो वो आपकी जान ले लेगा, आपको हर्ट कर देगा, या फिर आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देगा, या फिर आपको जान से मारने की धमकी देगा, या हर्ट करने की धमकी देगा, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने की धमकी देगा। ऐसी प्रिपरेशन वो करके आया था। ये प्रिपरेशन कहाँ से पता लगाई जाएगी? ये प्रिपरेशन पता लगाई जाएगी फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, कि वो व्यक्ति अपने साथ कुछ हथियार लेके आया है क्या, या उसने आपको कुछ शब्द कहे हैं क्या जब वो मिसचीफ कर रहा था। इससे देखा जाएगा। और इसमें जो पनिशमेंट है वो 5 साल तक की एक्सटेंड हो सकती है, प्लस एडिशनल में फाइन भी आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। चलिए, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखिए इसमें मिसचीफ काफी लंबा टॉपिक चला, ठीक है। और एक ही ऑफेंस जिसको हम मिसचीफ कहते हैं, उसको अलग अलग तरीकों से इनने एक्सप्लेन किया, कि अगर वेसल के साथ होगा तो क्या, फायर के साथ होगा तो क्या, डेथ की धमकी या डेथ करने के साथ इंटेंशन से प्रिपरेशन से आए हो तो क्या। तो मतलब एक ही चीज के अलग अलग एग्रेवेटेड फॉर्म्स यहाँ पे हमने देखे। चलिए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास। 1 सेकेंड। चलिए,
तो क्रिमिनल ट्रेसपास पे हम आ गए। अब ये जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है। हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, काफी लंबा चैप्टर था, उसका आखिरी टॉपिक है ये, जिसको हम ट्रेसपास कहते हैं। और ट्रेसपास आपने पहले भी सुना होगा, बट इस ट्रेसपास की बात यह है कि इसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास बोलते हैं। सेक्शन 441 से शुरू होगा ये। क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन सेक्शन 441 में दी है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द वर्ड ट्रेसपास इन कॉमन इंग्लिश एक्सेप्टेशन means an implied, unlawful or unwarrantable intrusion upon land। एक इंग्लिश मीनिंग अगर आप इस वर्ड का देखोगे तो अनलॉफुल तरीके से या अनवारंटेबल तरीके से किसी के लैंड पे एंटर करना। लैंड मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, आप अनलॉफुल तरीके से उसमें एंटर कर गए। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रेसपास इज दिस: इट इज अ ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ और राइट। एक राइट होता है आपके पास अपनी प्रॉपर्टी का, कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर आराम से रह सकते हो, और आपके पास ये भी राइट होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे सिर्फ उन्हीं को अंदर आने की इजाजत दे सकते हो जिनको आप चाहो। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे एंटर करता है बिना आपकी परमिशन के, अनलॉफुल तरीके से, तो उसको ट्रेसपासर बोलते हैं। सो ट्रेसपासर इज अ पर्सन who is entering the premises of another with the knowledge that his entrance is in excess of the permission that has been given to him। उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास परमिशन नहीं है आपकी बिल्डिंग में एंट्रेंस की, आपकी बिल्डिंग में आने की, आपके घर में आने की, बट फिर भी वो आ जाता है, उसको ट्रेसपासर बोलेंगे। अपन इंग्रेडिएंट देखते हैं इसके सेक्शन 441 के। एंट्री इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर, किसी और के पोजेशन की प्रॉपर्टी में एंट्री करना, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा, इफ सच एंट्री इज लॉफुल देन अनलॉफुली रिमेनिंग अपॉन सच प्रॉपर्टी। चलो एंट्री आपने लॉफुल तरीके से कर ली, ये हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एंट्री आपने लॉफुल तरीके से कर ली, लेकिन अब आप बाहर नहीं निकल रहे हो, मतलब अब आप अनलॉफुल तरीके से वहां पे जमे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई रिपेयरिंग करने वाला आता है, जैसे आरओ सुधारने वाला आया, या कोई फैन सुधारने वाला आया, इलेक्ट्रिशियन आया, तो आपने उसको एंट्री तो लॉफुल तरीके से दे दी कि ठीक है भैया आजा, तो काम करने आया है। बट अगर अब वो चाहे कि वो आपके घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, काम हो गया है, आप उसको कह रहे हो भाई चलो हो गया काम, वो आराम से सोफे में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, उठ ही नहीं रहा है, तो एंट्री तो उसकी लॉफुल थी, बट अब वो अनलॉफुल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे जम के बैठा हुआ है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और तीसरी चीज, उसकी जो एंट्री है, सच एंट्री और अनलॉफुल रिमेनिंग मस्ट बी विथ इंटेंट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ आपके घर में एंट्री कर लिया, वो रुक गया, तो इसका मतलब वो ट्रेसपास कर रहा है। उसकी वो एंट्री जो है, या उसका जो वो अनलॉफुल रिमेनिंग है, वो एक इंटेंशन के साथ होना चाहिए, either to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in the possession of that property। या तो वो कोई ऑफेंस करने के चक्कर में आपके यहाँ पे रुका हुआ है, उसका इंटेंशन है कि वो कुछ ऑफेंस करेगा, चोरी चकारी मर्डर कुछ भी करने के इंटेंशन से आया है, या फिर वो आपको इंटिमिडेट कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको एनॉय कर रहा है, इस इंटेंशन से वो रुका हुआ है। अब इंटिमिडेट का मतलब आपको एक तरह से परेशान कर देना, इंसल्ट करना यानी कि आपको अपमान कर देना, आपका अपमान कर देना, एनॉय करना मतलब आपको इरिटेट करना, इस इंटेंशन से भी वो रुक सकता है। तो सिर्फ आपके घर में घुसना, अनलॉफुल तरीके से बैठना, बस उसी को ट्रेसपास नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ ट्रेसपास बोलते हैं। बट अगर ट्रेसपास को क्रिमिनल ट्रेसपास बोलना है तो आपको ये सारे इंग्रेडिएंट वहां पे देखना पड़ेंगे। एंट्री अपॉन द लैंड, सच एंट्री मस्ट बी लॉफुल। If it is lawful, then unlawfully remaining on that property, and such entry or unlawful remaining must be with the intention to commit an offense or to intimidate, insult, or annoy the person who is in possession of that property। The possession must be actual possession of some person other than the alleged trespasser। उस प्रॉपर्टी पे किसी का पोजेशन होना चाहिए, तभी दूसरा व्यक्ति एंटर करेगा तो उसको ट्रेसपास बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर आते हैं सेक्शन 442 पे। सेक्शन 442 टॉक्स अबाउट हाउस ट्रेसपास। अभी जो हमने ट्रेसपास देखा था वो क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन थी, अभी सेक्शन 442 हाउस ट्रेसपास को डिफाइन करता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन के अंदर से।
The offense of criminal trespass that was mentioned in section 441 may be aggravated in several ways. मतलब अब हम जितने भी ट्रेसपास पढ़ेंगे वो क्रिमिनल ट्रेसपास के ही एग्रेवेटेड फॉर्म से, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास तो एक डेफिनेशन थी जो सेक्शन 441 में पढ़ी, अब हम उसके एग्रेवेटेड फॉर्म पढ़ेंगे। एग्रेवेटेड फॉर्म का मतलब कि क्रिमिनल ट्रेसपास को किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये सब उसके एग्रेवेटेड फॉर्म से। तो अगर क्रिमिनल ट्रेसपास किसी घर में होता है, यानी किसी ड्वेलिंग हाउस में या किसी बिल्डिंग में या किसी टेंट में या किसी वेसल में जिसको ह्यूमन ड्वेलिंग जैसे यूज किया जाता है, तो उसको फिर क्रिमिनल ट्रेसपास की जगह हाउस ट्रेसपास बोला जाता है, जिसको सेक्शन 442 में डिफाइन किया है और पनिशमेंट उसकी सेक्शन 448 में हमको मिलेगी। मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास अगर आप किसी घर में करोगे तो उसको हाउस ट्रेसपास बोलेंगे। अब आप ये कैसे करोगे? करना कुछ भी नहीं है, क्रिमिनल ट्रेसपास के जो भी इंग्रेडिएंट थे वो आप किसी के घर में घुस के, किसी की बिल्डिंग में घुस के, किसी के टेंट में घुस के, बट याद रहे वो बिल्डिंग, टेंट, वेसल ऐसा होना चाहिए जो एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग यूज किया जाता हो, या एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप यूज किया जाता हो, या फिर एज अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता हो। यही तीन चीजें थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताई थी। ट्रेसपास कंप्लीट कब हो जाता है? The introduction of any part of the criminal trespasser's body is entering sufficient to constitute house trespass. पूरे के पूरे आप ना घुसो, लेकिन आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट भी अगर उस घर के अंदर घुस गया अनलॉफुल तरीके से, तो वहीं पे हाउस ट्रेसपास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये हाउस ट्रेसपास कहलाता है। 442 में सिर्फ इसको डिफाइन किया है, पनिशमेंट बाद में आई। फिर नेक्स्ट आता है लोकिंग हाउस ट्रेसपास। इसको लोकिंग प्रोनाउंसिएट करते हैं, याद रखना, लोकिंग हाउस ट्रेसपास। अब देखो ये हाउस ट्रेसपास का ही एक टाइप है। मतलब पहली बात तो ये कि ये क्रिमिनल ट्रेसपास का टाइप है, दूसरी बात ये कि ये हाउस ट्रेसपास का टाइप है, और तीसरी बात ये कि हाउस ट्रेसपास का भी एग्रेवेटेड फॉर्म है। ये लोकिंग वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे तरीके से जिसमें आप किसी से नजर छुपा के, किसी को बिना बताए, या इस तरह से चुपके चुपके से कि किसी को पता ही ना चले आप हाउस ट्रेसपास करते हो। तो हाउस ट्रेसपास अगेन मे बी एग्रेवेटेड बाय बीइंग कमिटेड इन अ सरप्टिशियस और इन अ वायलेंट मैनर। इसमें आप क्या करते हो, आप पहले ये समझ लो कि हाउस ट्रेसपास के भी चार एग्रेवेटेड फॉर्म्स होते हैं। देयर आर 4 एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ हाउस ट्रेसपास। पहला लोकिंग हाउस ट्रेसपास, दूसरा हाउस ब्रेकिंग, तीसरा लोकिंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, और चौथा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। लोकिंग हाउस ट्रेसपास जो कि इस सेक्शन में पढ़ेंगे, हाउस ब्रेकिंग जो कि अभी एक सेक्शन बाद पढ़ेंगे, लोकिंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट जो कि अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट थोड़ी देर से पढ़ेंगे। तो ये चार एग्रेवेटेड फॉर्म्स होते हैं हाउस ट्रेसपास के। अब आप समझो लोकिंग हाउस ट्रेसपास में क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है, आप किसी के घर में ट्रेसपास करते हो, बट पूरे प्रिकॉशन लेके कि किसी को उस ट्रेसपास के बारे में पता ही ना चले। मतलब आप ये प्रिकॉशन लेके ट्रेसपास करते हो कि आप उस हाउस ट्रेसपास को लोगों से कंसील कर लोगे, या उस पर्सन से कंसील कर लोगे जिसके पास आपको वहां से निकालने का राइट है। तो इसका मतलब आपने लोकिंग हाउस ट्रेसपास किया। जैसे कि किसी के घर में बाहर गार्ड बैठे रहते हैं, उस गार्ड के पास क्या राइट होता है कि वो आपको भगा देगा, क्योंकि वो गार्ड है उस घर का, वो आपको भगा देगा अगर उसने आपको देखा ट्रेसपास करते हुए। तो आप उसकी नजरों से छुपते 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 आपने हाउस ट्रेसपास किया। तो यहाँ पे आपने लोकिंग हाउस ट्रेसपास किया, सिंपल हाउस ट्रेसपास नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्सन से प्रिकॉशन लेके हाउस ट्रेसपास किया है जिससे आप चाहते हो कि उसको पता ना चले। आप चाहते हो कि इस हाउस ट्रेसपास के बारे में उस पर्सन को पता ना चले जो हमें यहां से भगा सकता हो। दैट इज कॉल्ड लोकिंग हाउस ट्रेसपास। अगला सेक्शन है लोकिंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। मैं आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लोकिंग हाउस ट्रेसपास था वही इंग्रेडिएंट इस पे एप्लीकेबल होते हैं सेक्शन 448 पे। बस फर्क इतना होता है कि आप यहाँ पे आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज करते हो, यानी रात के वक्त करते हो। इसकी सजा आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जो आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगी। फिर अगला एग्रेवेटेड फॉर्म आता है हाउस ट्रेसपास का, जिसको हम बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग नाम से ही समझ में आ रहा है घर तोड़ना जैसा कुछ लगता है। अब ये ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि घर में एंट्री आप ले रहे हो, ट्रेसपास आप कर रहे हो, लेकिन कुछ 6 तरीके हैं जिन 6 तरीकों से आपने उस घर में एंट्री ली है, यानी उन 6 में से किसी भी एक तरीके से आपने उस घर में एंट्री ली है। मतलब सीधे सीधे आपको घर में एंट्री नहीं मिल रही थी, तो आपने घर में एंट्री लेने के लिए कुछ उल्टा काम किया। अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट हाउस ट्रेसपास। एक चीज समझ लेना, ये जितने भी 4 फॉर्म्स मैंने बताए, इन चारों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चारों के चारों हाउस ट्रेसपास के एग्रेवेटेड फॉर्म्स है। मतलब हाउस ट्रेसपास के इंग्रेडिएंट इन सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। आप
हाउस ब्रेकिंग तब करते हो जब आप किसी के घर में ट्रेसपास करते हो, और आप उसके घर में ट्रेसपास करने के लिए जो एंट्री ले रहे हो, जो एंट्रेंस आप ले रहे हो, वो आप इस सेक्शन में बताए हुए किसी एक तरीके से ले रहे हो। या फिर आपने एंट्री तो घर में ले ली, लेकिन घर को आप एग्जिट इन 6 में से किसी एक तरीके से कर रहे हो। और ये 6 तरीके क्या हैं? If he enters or quits through the passage by himself or of any abettor of the house trespass in order to the committing of the house trespass. पैसेज का मतलब कि घर में कोई ऐसी जगह वगैरह थी, खिड़की विड़की, कोई छोटा सा गड्ढा वगैरह था घर में, कुछ कोई ऐसी सीक्रेट प्लेस थी घर में, एक पैसेज वगैरह था, उस पैसेज से आपने घर में एंट्री लिए या एग्जिट लिए। ठीक है। दूसरा, if he enters or quits through any passage not intended by any person other than the himself or an abettor of the offense for human entrance, or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building. आपने किसी ऐसे पैसेज से उस घर में एंट्री ली है, आपने या फिर वो अबेटर ने, जो अबेट कर रहा था ना आपको हाउस ब्रेकिंग के लिए, आपको कोई अबेट भी कर सकता है, उसने किसी ऐसे पैसेज से एंट्री ली है जो पैसेज एंट्रेंस के लिए नहीं बनाया गया था। जैसे घर में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो एंट्रेंस के लिए बनाती है। घर में अपन वेंटिलेशन बनवाते हैं, ऊपर से ओपन होता है, वो किसी के एंट्रेंस के लिए थोड़ी ना बनवाते हैं हम, वो तो हमने वेंटिलेशन के लिए बनवाया है। तो अगर कोई पर्सन उसके अंदर से घुस के हमारे घर में एंट्री लेता है, मतलब वो हाउस ब्रेकिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसने हाउस ब्रेकिंग करी है, क्योंकि उसने सेकेंड तरीके से घर में एंट्री ली है। हाउस ट्रेसपास किया है बट उसने इस सेकेंड तरीके से एंट्री ली है, दैट इज व्हाई हिज हाउस ट्रेसपास विल बी कंसीडर्ड हाउस ब्रेकिंग। या फिर किसी ऐसे पैसेज से एंट्री ली है जिसपे आप चढ़ के आए हो दीवार पे, या दीवार पे कूद के आए हो, या फिर किसी पड़ोस वाली बिल्डिंग से कूद के इस बिल्डिंग में आए हो, तो ये सब भी सेकंड कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी बात करती है, if he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened in order to the committing of the house trespass by any means by which that person was not intended by the occupier of the house to be opened. जिस व्यक्ति ने वो घर बनवाया था, उसने घर के आसपास, घर के पड़ोस में या घर के ऊपर या किसी भी जगह पे एक ऐसा पैसेज बनवाया था जिस पैसेज को वो कभी ओपन नहीं करना चाहता था। मतलब घर में ही कोई ऐसी जगह थी जिसको यूजुअली ओपन नहीं किया जाता था, बट ट्रेसपासर जो है उसने आके उस पैसेज को ओपन कर दिया और अपने घर में एंट्री ले ली। मान सकते हो कि घर के ऊपर कोई स्टोर रूम वगैरह था, उस स्टोर रूम से एक सीक्रेट डोर था घर के अंदर आने का, बट उसको कभी भी ओपन नहीं किया गया। आपने कहीं से पता लगा लिया उस दरवाजे का, आपने उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर चले गए। तो आपने एक ऐसे पैसेज से एंट्री ले ली है जिसको उस घर के मालिक ने कभी भी ओपन करने का नहीं सोचा था। थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। फोर्थ कैटेगरी, if he enters or quits by opening any lock in order to the committing of the house trespass or in order to the quitting of the house after a house trespass. घर के अंदर घुसने के लिए आपने दरवाजा तोड़ दिया, या घर के अंदर तो घुस गए पर बाहर निकलने के लिए दरवाजा तोड़ दिया या लॉक तोड़ दिया, किसी भी तरह के इस चीज को आपने तोड़ दिया, तो फोर्थ कैटेगरी ये कहती है। फिफ्थ कैटेगरी, if he effect his entrance or departure by using criminal force or committing an assault or threatening any person with assault. अब आप गुंडागर्दी पे आ गए। अभी तक जितने भी काम आप कर रहे थे चुपचाप से कर रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, घर में एंट्री लेने के लिए या घर में एग्जिट करने के लिए, घर से एग्जिट करने के लिए आपने क्रिमिनल फोर्स यूज कर लिया, हमला कर दिया, या जो पर्सन ने आपको देखा ऐसा करते हुए आपने उस पर हमला कर दिया घर में एंट्री लेने के लिए। और सिक्स तरीका बात करता है, if he enters or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure and have to be been unfastened by himself or by an abettor of the house trespass. आपने किसी ऐसे पैसेज से एंट्री ली है, किसी ऐसे जगह से आपने एंट्री ली है उस घर के अंदर जो आपने खुद बनाई हो। जैसे कि कई बार ना चोर चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए या आपके घर में ट्रेसपास करने के लिए सुरंग खोद देते हैं। सुरंग खोदना शुरू करी उनने, सीधे आपके घर में जाके सुरंग खुल रही है, मतलब एक ऐसा पैसेज बना लिया है जो आपने खुद एंट्रेंस करने के पर्पज से बनाया था या फिर एग्जिट करने के पर्पज से बनाया था। तो वो भी सिक्स तरीका होता है। इसमें जो क्लॉज 1 से लेकर 3 तक थे उसमें आप एंट्री कर रहे थे बाय मींस ऑफ पैसेज विच इज नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी मतलब कि जो नॉर्मल पैसेज नहीं होते थे, आप उनमें खुद ट्रेसपास करने के इंटेंशन से एंट्री ले रहे थे। और क्लॉज नंबर 4 से 6 जो है, विच डील विद द एंट्री विच इज इफेक्टेड बाय फोर्स, इनमें आप फोर्स यूज करके एंट्री ले रहे हो 4 से 6 तक में। ये आप देखो ना, ये लास्ट वाला जो 6 वाला है, इसमें भी आप फास्टन कर रहे हो उस चीज को, यानी फोर्स यूज करके आपने सुरंग वुरंग बनाई, कोई दिखेगा तो उसको डरा दोगे, धमका दोगे, इस तरह की चीजें आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज है। हाउस ब्रेकिंग का एग्जाम्पल देख लो। एक पर्सन था ए नाम का, उसने हाउस ट्रेसपास किया बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल ऑफ द जेड्स हाउस।
जेड के घर में ट्रेसपास करने के लिए जेड के घर की दीवार में छेद कर दिया और उसके अंदर से एंट्री ले रहे हो, उसके अंदर आपने अभी सिर्फ अपना हाथ डाला है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हाउस ट्रेसपास आपका कंप्लीट तभी हो जाता है जब आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट उस घर के अंदर एंट्री ले ले। इसने अभी उस दीवार में छेद करके सिर्फ अपना हाथ डाला है, कोई बात नहीं, ट्रेसपास कंप्लीट हो चुका है। बट ये ट्रेसपास किस तरह से हुआ है? दीवार में छेद करके, मतलब इसको हम हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। अब जेड नाम का एक व्यक्ति था जो वाई के घर में डोर कीपर का काम करता था, यानी दरवाजे के बाहर बैठता था वाई के घर में। तो वो वाई के घर के बाहर खड़ा होता था। ए नाम का एक व्यक्ति है, वो उस घर में ट्रेसपास करने के इंटेंशन से आया, घर में एंट्री लेने के इंटेंशन से आया। उसने जेड को यानी कि डोर कीपर को क्रिमिनल फोर्स से डराया, धमकाया, उसको मारने की धमकी दी और बोले कि देख मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर तूने मेरे को रोकने की कोशिश करी तो जान से मार दूंगा। और आपने उसको दो चार चांटे वाटे भी मार दिए और मारने की धमकी भी दे दी। अब क्योंकि वो डोर कीपर था, वो एक ऐसा पर्सन था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आप घर के अंदर ना जाने दे, बट आपने उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करके, जो हमारा एक फिफ्थ वाला तरीका था एंट्री लेने के लिए, आपने क्रिमिनल फोर्स यूज किया, वो आपने किया। इसलिए ये जो आपका हाउस ट्रेसपास है ये हाउस ब्रेकिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप देखो कि हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग में कन्वर्ट कैसे हो जाता है। अब आइए सेक्शन 446 पे, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। सिंपल सी बात है, प्रीसीडिंग सेक्शन में आपको मैंने बहुत इलेबोरेट तरीके से हाउस ब्रेकिंग समझाया। बट अगर यही हाउस ब्रेकिंग आप सनसेट के पहले, सनसेट के बाद और सनराइज के पहले करते हो, यानी रात में करते हो, तो इसको हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट बोलेंगे। मतलब हाउस ब्रेकिंग को हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में कन्वर्ट कर देता है सिर्फ आपकी नाइट, कि रात हो गई है तब आप कर रहे हो, बात खत्म। फिर आता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। ये सबसे नॉर्मल वाला क्रिमिनल ट्रेसपास जो था उसकी पनिशमेंट की बात करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेसपास एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब कि जैसे कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो एक बार हो गए तो फिर आप उसको बाद में भी अगर करते रहोगे तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो तभी से कैलकुलेट किया जाएगा जब आपने पहली बार वो ऑफेंस किया था। इनको कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं बोलते। बट कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो होते हैं जो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यू होते हैं, यानी अगर कभी भी इनका लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करना शुरू करेगा तो आखिरी बार जब आपने वो किया तब से कैलकुलेट करते हैं। मतलब ट्रेसपास आपका तब तक कंटिन्यू होता है जब तक आप उस घर में बने रहते हो। मैं किसी घर में एंट्री ली तो एंट्री लेते से ट्रेसपास हो गया, लेकिन वो ट्रेसपास कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं उस घर में रहूंगा, तो इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। और पनिशमेंट जो आपको इसमें मिलती है वो 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट, 500 रुपए तक का फाइन, और दोनों भी आपके ऊपर लग सकता है। आप सोच रहे हो सजा बहुत कम है सर इसमें, तो 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट, 500 रुपए का जुर्माना, दोनों। तो ये सिंपल ट्रेसपास था, क्रिमिनल ट्रेसपास। अब देखो धीरे धीरे सजा बढ़ेगी। अगर ये ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास होता, घर में किया जाता, तो उस केस में आपको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, 1000 रुपए का फाइन, और दोनों, मतलब सजा देखो बढ़ गई। इम्प्रिजनमेंट 4 गुना बढ़ गया, फाइन 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। आपने किसी के घर में हाउस ट्रेसपास किया, लेकिन क्यों किया? आप कोई ऐसा ऑफेंस करने वाले थे उसके घर में घुस के जो डेथ से पनिशेबल हो। अब डेथ से पनिशेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा ही। डेथ से पनिशेबल, अच्छा मुझे बताओ कोई एक ऑफेंस बताओ जो डेथ पनिशेबल हो, फटाफट, इसमें डेथ पनिशमेंट मिलती हो। मर्डर। और दूसरा कोई? पूरा आईपीसी आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है, सर पूरा आईपीसी गैंगरेप। लगभग। ठीक है, और प्रीत आपके अलावा कोई और बताओ। किसी को नहीं पता डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंस कौन कौन से आईपीसी के अंदर? सर वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक। हम्म, और एंड सर अगर हम किसी ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट करते हैं जो डेथ से पनिशेबल है, तो सर एज एन अबेटर हमें भी वैसे ही पनिश किया जा सकता है, अगर उसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई है कोड के अंदर तो। हम्म, एंड सर आई थिंक
सर इतना ही पता है। किसी को फॉल्स एविडेंस देके कैपिटल ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट करवा देना, झूठी गवाही देके किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिलवा देना, तो उस केस में भी आपको भी कैपिटल पनिशमेंट मिल जाता है। ठीक है। डकैती विथ मर्डर, किसी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए इंड्यूस करना और वो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस दे देता है और उसके फॉल्स एविडेंस देने से किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट मिल जाता है। तो आपने चूंकि इंड्यूस किया उसको, इसलिए आपको भी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। इतने सारे इंस्टेंट थे यहाँ पे, इतने सारे इंस्टेंस मैंने आपको बताए पूरे आईपीसी के अंदर जहां पे डेथ पनिशमेंट मिलती है। आप लोग पूरा आईपीसी पढ़ने वाले हो, लेकिन आप में से किसी ने भी इस चीज का जवाब नहीं दिया। एक ऑफेंस कोई नहीं बता पाया जिसमें डेथ पेनल्टी मिलती है। then what is the benefit of studying the complete IPC? काफी गलत बात होती है ये अगर आप लोग से पूछा जाए और आप उसका जवाब ना दो। खैर, चलिए सेक्शन 449 पे थे हम। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। कोई भी ऑफेंस आप करने के इंटेंशन से किसी के घर में हाउस ट्रेसपास करते हो और एक ऐसा ऑफेंस करने के इंटेंशन से आप आए हो जिसमें डेथ पेनल्टी आपको दी हुई है। आप आईपीसी देख लीजिए किन किन ऑफेंसेस में डेथ पेनल्टी दी जाती है। वो कोई भी ऑफेंस के इंटेंशन से अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हो तो उस केस में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स प्लस फाइन मिल सकता है। यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकता है और 10 साल तक का रिगरस इंप्रिजनमेंट मिल सकता है। 10 से ज्यादा नहीं दे सकते, साथ में एडिशनल फाइन लगा दिया जाएगा। देन कम सेक्शन 450 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पिछले सेक्शन में आपने हाउस ट्रेसपास किया था घर में कोई ऑफेंस करने के लिए और वो ऑफेंस डेथ पनिशमेंट वाला था, यानी कि बहुत सीरियस था। लेकिन अब की बार आप कर रहे हो ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि एक लेवल कम का ऑफेंस आप कर रहे हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल कोई ऑफेंस आप कर रहे हो। तो इस केस में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं मिल सकता, सिर्फ 10 सालों तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है और फाइन लगाया जा सकता है। रिज्वाइन कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं।